चर्चा भी करूंगी कि आखिर बीजेपी की चुनौतियां क्या हैं और चुनौतियों की इस लिस्ट में सबसे पहले है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। अब वैसे अगर सच कहूं तो यह कोई चुनौती नहीं, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से एक बड़ा नैरेटिव सेट करना चाहती है और इसी में बीजेपी और संघ दोनों इस पर महामंथन में लंबे समय से जुटे हैं। बीजेपी को क्लैरिटी है, लेकिन संघ के साथ क्लैरिटी रखने के लिए महामंथन चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है और बीजेपी इसके जरिए एक नया नैरेटिव गढ़ना चाहती है। दरअसल इसके पीछे बीजेपी की दो स्ट्रैटेजीज हैं। राजनीति की समझ रखने वाले कई दिग्गज ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो किसी पिछड़ी जाति यानी ओबीसी से होगा या फिर एससी या एसटी से हो सकता है। इसका अगर छोटा सा उदाहरण दें तो वजह यह भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में संविधान बदलना और एससी एसटी के आरक्षण का जो जिक्र राहुल गांधी या विपक्ष ने उठाया, उस बात की काट है ये। और ये सबके लिए एक अबूझ पहेली तो है ही कि आखिरकार होगा क्यों, क्योंकि आज के माहौल में जहां सरप्राइज होता है भारतीय जनता पार्टी में हर एक फैसले पर, तो जाहिर तौर पर ये एक अबूझ पहेली बनी हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दरअसल इसका फॉर्मूला बेहद सरल और सिंपल है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर। जहां तक मेरी जानकारी है, बीजेपी सिर्फ दो बातों को लेकर मंथन कर रही है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारत से हो या फिर दक्षिण भारत से, क्योंकि उत्तर भारत में कमल का परचम लहरा रहा है और दक्षिण भारत में बीजेपी घर घर कमल खिलाने की तैयारी में है। सबसे पहले बात उत्तर भारत या फिर यूं कहूं कि हिंदी पट्टी वाले राज्य, जहां यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली में बीजेपी की अपनी बहुमत वाली सरकारें हैं, तो वहीं बिहार में वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में। हिंदी पट्टी के इन राज्यों में बीजेपी की किलेबंदी भी आपको याद दिलाती है, जो अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों पर नजर डालने के बाद आसानी से समझी जा सकती है कि बीजेपी यहां किस मिशन के साथ काम करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, पश्चिम यूपी के जाट। फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, ब्राह्मण हैं। इसी तरह हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। फिर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वीरेंद्र सचदेवा, क्षत्रिय समाज से आते हैं। राजस्थान का जिम्मा मदन राठौड़, तो बिहार के दिलीप जायसवाल को जिम्मा दिया गया है। जातीय समीकरण, सोशल बैलेंसिंग, सोशल इक्वेशन। अब ये लिस्ट और नाम आपको मैंने इसलिए याद दिलाए हैं, ये बताने के लिए कि आपको एक बात और समझाई जा सके। बीजेपी के गठन के साथ ही मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ। विपक्षी पार्टी उस पर ब्राह्मण बनिए की पार्टी का तमगा या यूं कहें कि मजाक या यूं कहें कि व्यंग किया करती। और वो दौर कब था? जनसंघ के जमाने में जब चुनाव चिन्ह दिया हुआ करता था, तब विपक्षी पार्टियां कहती थी कि ये बणिए वाली पार्टी है, खास तौर पे बणिए की पार्टी कही जाती थी। फिर आप देखिए आगे बढ़ते बढ़ते आज बीजेपी कहां हो, और लंबे समय तक बीजेपी इस बात से जूझती रही कि वो ब्राह्मण बणिए की पार्टी कही जाती है। खास तौर पर 90 के दशक में जब मंडल और कमंडल की राजनीति का जोर था, बीजेपी ने कमंडल के जरिए जाति के बंधन को तोड़ने की कोशिश की और 90 के इस दशक में पहली बार बीजेपी केंद्र की सत्ता तक पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन फिर भी बीजेपी ये टैग पूरी तरह नहीं हटा, क्योंकि तब भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में ज्यादातर अगड़ी जाति के नेताओं की पकड़ थी। तो साल 2000 आया, बीजेपी ने पहली बार दलित समुदाय से आने वाले बंगारू नरसिम्हा लक्ष्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तब करीब एक महीने के मंथन के बाद बीजेपी और संघ के कोशाभाऊ ठाकरे का उत्तराधिकारी खोजा गया और इस तरह से बीजेपी ने खुद पर लगे ब्राह्मण बनिए की पार्टी का टैग उतारने की कोशिश की।